हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शक्ति और आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी और साइंटिफिक रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप कैसे कंडक्ट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन एंड मेक साइकोलॉजी ट्रूली सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। इससे पहले कि हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी पढ़ें, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च पढ़ें, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होता क्या है। इसका मतलब है साइकोलॉजी में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंसान का बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। एंड एक्चुअली में ये साइंटिफिक रिसर्च की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज, टेस्ट, क्वेश्चनर्स, ये सब तरीकों का यूज़ करके हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स और उनके एक्शंस को स्टडी करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं अगर, तो जैसे लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब का साइंटिफिक जवाब ढूंढना ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर एक साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस क्यों लेते हैं, तो वो क्या करेगा? वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, उनका इंटरव्यू लेगा, स्ट्रेस लेवल चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि किस सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा है, किस सिचुएशन में कब है, और फिर ये कंक्लूड करेगा कि किस वजह से स्ट्रेस होता है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेस कम हो। ये पूरा प्रोसेस ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है। जब साइकोलॉजिस्ट कोई स्टडी करता है या कोई रिसर्च करता है तो उनके कुछ गोल्स होते हैं, और वो गोल्स क्या हैं? डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही सारी चीज़ों को, यही सारे गोल्स को वन बाय वन थोड़ा सा समझने वाले हैं कि आखिर ये सब होता क्यों है। सो अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है किसी भी बिहेवियर को बिल्कुल क्लियरली डिटेल में समझना और उसको लिखना। जैसे एक साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर देखकर उसकी डिटेल्स को नोट करता है ना, वैसे ही एक साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको क्लियरली डिफाइन करता है, तो इसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? इससे पता चलता है कौन सा बिहेवियर किस तरीके का है। वो बिहेवियर जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे बिहेवियर से कितना और किस तरीके से डिफरेंट है। एंड फ्यूचर रिसर्च में या कंक्लूजन्स में भी ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सोचो आप किसी को ये कहना चाह रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर आदमी बहुत लेजी आदमी है, लेकिन आप उसको कैसे समझाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसको बताना पड़ेगा ना कि लेजी कैसे है। लेजी क्यों है? क्योंकि वो सुबह उठता लेट है, वो काम डिले करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, टालता रहता है, कोई भी काम टाइम पे नहीं करता या बिल्कुल नहीं करता। तो आपने उस लेजीनेस को कुछ वेरिएंट्स में बताया, कुछ तरीके से आपने उसको समझाने की कोशिश करी, राइट। तो ये क्या था? ये आपने उस स्टेटमेंट को कि ये आदमी लेजी है उसको डिस्क्राइब करा, तो इसको ही डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन का सिंपल मतलब है कि बिहेवियर को एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना, समझना और नोट डाउन करना, ताकि उस बिहेवियर का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर रहे। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि अगर हम किसी बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं और उसका रिलेशन किसी और चीज़ से पता चल जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम फ्यूचर में गेस कर सकते हैं कि वो बिहेवियर कब और कैसा होगा। इसी को प्रिडिक्शन बोलते हैं। आप समझ लो कि बिल्कुल वेदर फोरकास्ट की तरह है। जैसे हम मौसम का पैटर्न को समझते हैं और ये बोल सकते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, साइकोलॉजिकली भी हम क्या कर रहे हैं? किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसका पैटर्न कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, और आगे चल के हम उसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ ऐसी होने वाली है।
तो इसको ही प्रिडिक्शन बोलते हैं। प्रिडिक्शन होती कैसे है? पहले बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे हमने अभी डिस्क्रिप्शन में समझा, ठीक है। फिर देखा जाता है कि ये बिहेवियर किसी और बिहेवियर या इवेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। जब रिलेशन समझ में आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर बिहेवियर का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसी को प्रिडिक्शन बोलते हैं बेसिकली। अब जो थर्ड गोल है वो है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का थर्ड गोल है एक्सप्लेनेशन। हमने पढ़ा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी इवेंट को क्लियरली नोट डाउन करना, डिस्क्राइब करना। प्रिडिक्शन क्या होता है, वो जो इवेंट है वो आने वाले टाइम पे वैसा होने वाला है नहीं होने वाला है, उसको हमको बताना, तो दैट इज प्रिडिक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन का मतलब है वो जो इवेंट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस इवेंट के पीछे का वाई ढूंढना। ये बिहेवियर क्यों हुआ, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इस बिहेवियर के कॉज थे। सो एक्सप्लेनेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझते हैं या ढूंढते हैं। बेसिकली बिहेवियर क्यों हुआ, कब हुआ, कौन सी कंडीशंस में हो सकता है, कौन सी कंडीशंस में नहीं हो सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बिहेवियर को या इवेंट को स्टार्ट या ट्रिगर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी विच इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हमको पता चल जाए कि सर्टन बिहेवियर विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन वो क्यों हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। और यही हमारा फोर्थ गोल है, बिहेवियर को कंट्रोल करना। मतलब उसको हम स्टार्ट करवा सकते हैं, वी कैन मेक दैट बिहेवियर हैपन। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम करवा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो लेट सपोज अगर साइकोलॉजिस्ट ये समझ लेते हैं कि एक जो बच्चा है वो क्यों कम पढ़ रहा है, मतलब उनको ये पता चल जाता है अगर कि डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट या स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं सब की वजह से कोई बच्चा कम पढ़ रहा है। उनको वो फैक्टर्स जो कॉजल फैक्टर्स हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो क्या करेंगे साइकोलॉजिस्ट? तो साइकोलॉजिस्ट इन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं और चेंज करके स्टडी बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही कंट्रोल होता है। चलो थोड़ा और समझते हैं। लेट सपोज हमको बिहेवियर सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे? अब बच्चा ऑलरेडी 2 घंटे डेली स्टडी करता है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि ये रूटीन डिस्टर्ब ना हो, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? साइकोलॉजिस्ट उसी रूटीन को मेंटेन करने के तरीके बता सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? बिहेवियर को कम करना। कौन सा बिहेवियर? सपोज कोई बच्चा है, वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, छोटी छोटी बात पे बहुत मतलब लाइक बहुत लाउड हो जाता है और मे बी चिल्लाने लगता हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक्स बता सकते हैं। दिस इज रिड्यूसिंग दैट बिहेवियर। अब किसी बिहेवियर को बढ़ाना है, लेट सपोज कि कोई बच्चा केवल 1 घंटा पढ़ता है, ठीक है, तो ये देखना कि अब वो 1 घंटे से 3 घंटे में कैसे शिफ्ट हो। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उसको मोटिवेशन देंगे, उसका शेड्यूल कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि उसको प्रॉब्लम भी ना हो पढ़ने में और इंटरेस्ट भी बना रहे, और वो बहुत ज़्यादा एक बोरियत ना आए उसको पढ़ने में, तो वो ज़्यादा टाइम तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ भी सके। एनवायरनमेंट उसको साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसका जो स्टडी वाला जो टाइम है वो उसके कंसंट्रेशन को सपोर्ट करे। ये क्या हो जाएगा? इनहैंसिंग अ बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल का मतलब कंट्रोल जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो नहीं होता। रिसर्च में कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी बिहेवियर को, जो भी अंडर स्टडी है, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको मैन्युपुलेट करना अपनी तरीके से। सो द फाइनल गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साइकोलॉजी की नॉलेज और रिसर्च, जो भी हमने रिसर्च करी है उसको हम रियल लाइफ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। साइंटिफिक इंक्वायरी का यही मेन गोल होता है कि जो भी चीज़ें हमने रिसर्च में सीखी हैं
उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिसर्च है तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है, वर्क प्लेस को कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इंक्वायरी, मेन पर्पस ऑफ रिसर्च, कि हमने जो भी रिसर्च करा है, हम जब उनके रिजल्ट्स को, वो जो भी रिसर्च हुई है उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट्स को जब हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्या उससे हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, बेहतर होगी लाइफ। अगर हाँ, दैट मीन्स कि वो जो रिसर्च हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। अगर रिजल्ट्स अप्लाई करके हमारे लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ बेटर नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग स्टिल, कोई गैप है अभी उस रिसर्च में, और जिसमें और ज़्यादा कुछ रिसर्च होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और टेस्टेबल प्रोसेस है जिसमें फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पर हम किसी बिहेवियर या किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल। ऑब्जेक्टिव होना का मतलब पर्सनल ओपिनियंस को हटा के जो फैक्ट्स हैं उस पे ध्यान देना, उस पे फोकस करना। ठीक है, पर्सनल बायसेस को हम साइंटिफिक रिसर्च के बीच में नहीं लाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो भी फैक्ट्स हमको दिख रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, उस पे ही हम काम करते हैं। सिस्टमैटिक होने का मतलब है हम जो भी रिसर्च का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट करते हैं, मतलब दे आर सर्टन स्टेप जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सिस्टमैटिक रिसर्च वैसे ही कंडक्ट होती है। टेस्टेबल होना मतलब ऐसा होना जिससे हम रिजल्ट्स को चेक कर सकें। ठीक है, सो अभी हम ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबिलिटी को हम एक बार और 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे। सी, 2 अलग लोग अगर सेम चीज़ को सेम तरीके से मेजर करें तो उनको लगभग सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप और आपका कोई फ्रेंड एक ही मेजरिंग टेप से टेबल की लेंथ को मेजर कर रहा है, दोनों का जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली वो सेम आएगा, दोनों के लिए टेबल की लेंथ सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट जो है वो पर्सनल ओपिनियन पे बेस नहीं है, बल्कि साइंस और फैक्ट्स को फॉलो कर रहा है। नाउ दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर 2 जो इंसान जो टेबल मेजर कर रहे थे, उन्होंने अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया, अपनी खुद की ओपिनियंस नहीं लगाई, बल्कि जो मेजरिंग टेप के थ्रू लेंथ आ रही थी उसको ही उन्होंने माना। दैट मीन्स कि दोनों ने सेम चीज़ को माना और सेम रिजल्ट आया। अभी अगर दोनों खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद की बायसनेस को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करते, तो ऑब्वियसली वो अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को आंसर करते, रिजल्ट आता तो वो चेंज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साइंस का सहारा लिया, मेजरिंग टेप में जो लेंथ आ रही थी उन्होंने वो मानी, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि हम फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर्सनल बायसेस को अलग रखते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब है कि किसी भी मेथड को स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट करना। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा से ही एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करती है, रैंडम तरीके से हम कोई चीज़ें नहीं करते हैं। दे आर सर्टन स्टेप्स, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। वो स्टेप्स क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं वैसे भी। सो दीज आर दी स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इंक्वायरी। सबसे पहला है कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। तो ये पहला स्टेप होता है, इसका मतलब है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। यहाँ पर यानी कि इस स्टेज में रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि उसको स्टडी क्या करना है, किस बिहेवियर को समझना है, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके वो आंसर्स ढूंढना चाहता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस क्यों फील करते हैं। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है और इसी पे रिसर्चर फर्दर स्टडी कर सकता है। सेकेंड आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसाइड हुआ है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल उसको कलेक्ट करना।
ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चन आयर्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना, ये होता है सेकेंड स्टेप, डेटा कलेक्शन। फिर आता है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन्स या डिराइविंग कंक्लूजन्स। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट निकालना, यानी कि व्हाट डिड वी फाइंड। जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज करके रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि वो जो पर्टिकुलर फिनोमिना है जिसको स्टडी करा जा रहा है, उस फिनोमिना का कॉज क्या है, रिलेशंस क्या है उसके, और भी जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उससे, पैटर्न्स क्या मिल रहे हैं वो रिसर्च स्टडी में, रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइंग कंक्लूजन वाले स्टेज पे रिसर्चर समझता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना कि स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे क्यों स्ट्रेस फील करते हैं, वो वाला, तो यहाँ पर हो सकता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो ये रिजल्ट आ सकता है कि अगर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना स्टार्ट कर देगा तो वो उतना ही स्ट्रेस में और ज़्यादा जाता जाएगा। तो ये एक मैंने आपको जर्नल एग्जाम्पल बताया है, और अभी हम इसको और डीपली, ये सारे स्टेप्स को और डीपली समझने वाले हैं आगे। सो प्लीज़ यू नीड नॉट टू वरी कि हम यहाँ पर इतना ही ख़त्म करने वाले हैं। फिर हमारा लास्ट स्टेप है फोर्थ, विच इज़ रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन एंड थ्योरी। यहाँ पर रिपोर्ट, रिसर्च, ये सब होता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? दोबारा से चेक करना कि जो भी हमने करा है, जो भी हमने रिजल्ट कंडक्ट करी है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हो जो भी साइंस है ना, देखो वो कभी फाइनल नहीं होती कि हाँ एक बार हमने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया तो भैया यही है, ऐसा नहीं होता। उसमें ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों, तो दोबारा से उसको ठीक भी करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर होती हैं। अगर कोई सपोज न्यू डेटा मिल गया, ठीक है, तो कंक्लूजन्स को रिवाइज किया जा सकता है ना, नॉलेज कोई अपडेट हो गई तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लास्ट स्टेप में। अभी हम वन बाय वन हर स्टेप को और डिटेल में समझने वाले हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टेप विच इज कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। जो साइंटिफिक रिसर्च है उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। मतलब रिसर्चर यहाँ पर डिसाइड करता है कि उसे किस चीज़ को स्टडी करना है, और इसके लिए वो क्या करता है, वो पहले एक ब्रॉड टॉपिक को चूज करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी हैबिट्स या मेमोरी या स्ट्रेस या मोटिवेशन। फिर उस ब्रॉड टॉपिक को नैरो डाउन करता है, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रॉड टॉपिक में से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या क्वेश्चन को फाइंड आउट करता है, क्वेश्चन को बनाता है, और फिर उसी क्वेश्चन का जवाब वो रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करता है। जैसे टॉपिक हमने एक ब्रॉड टॉपिक ले लिया, स्टडी हैबिट्स, ठीक है। अब वो उस ब्रॉड टॉपिक में से हमने एक क्वेश्चन निकाला नैरो डाउन करके कि स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा अच्छी स्टडी हैबिट्स दिखाते हैं या घर पे। अब ये हमारा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम बन गया, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्वेश्चन बन गया। अब रिसर्चर क्या करेगा, इसी क्वेश्चन का आंसर जो है फाइंड आउट करने के लिए अपनी स्टडी को और प्रोसीड करेगा। अब इस चीज़ के लिए क्या करता है रिसर्चर, रिसर्चर पास की स्टडीज़ को पढ़ता है, अपनी ऑब्जर्वेशन देखता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूज़ करता है, ठीक है, और फिर अपनी और जो भी स्टडीज़ है उसको फर्दर कंडक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर स्टडी हैबिट्स को स्टडी करना चाहता है, तो पहले क्या करेगा, पहले वो स्टडी हैबिट्स को अलग अलग पार्ट्स में समझेगा कि क्लास में स्टडी हैबिट्स क्या होती हैं, मतलब कैसी होती हैं, घर पे स्टडी हैबिट्स कैसी होती हैं। फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे क्लास वाली स्टडी हैबिट्स को स्टडी करना है या घर वाली स्टडी हैबिट्स को स्टडी करना है। साइकोलॉजी में अगर देखें तो साइकोलॉजी में हम बहुत सारे बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। कभी हम अपने बिहेवियर को समझना चाहते हैं, जैसे कि मैं खुश क्यों रहता हूँ या सैड कैसे रहता हूँ, या जब मैं खुश रहता हूँ तो कैसे बिहेव करता हूँ, सैड रहता हूँ तो कैसे बिहेव करता हूँ। कभी दूसरों के हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कोई इंसान काम टाइम पे क्यों नहीं करता है, क्यों वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्यों वो चीज़ों को टालता रहता है। कभी हम ग्रुप को स्टडी करते हैं कि ग्रुप में रिस्क टेकिंग क्यों बढ़ जाती है। कोई इंसान अगर अकेले कोई काम कर रहा होगा तो वो डरता है, लेकिन अगर वो 3-4 लोग
लोग मिलके जब काम करेंगे तो रिस्क लेने की जो एक टेंडेंसी है वो थोड़ी होती है कि हाँ चलो साथ में काम करें तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस तरीके से रिसर्चर क्या करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिस पे वो रिसर्च कर सकता है। और फिर जब प्रॉब्लम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेता है रिसर्चर, तब क्या करता है, तब वो हाइपोथेसिस बनाता है। अभी हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आंसर या गेस आंसर होता है जो उस प्रॉब्लम का हमने खुद से निकाला होता है, मतलब कि एक अजम्पशन जिसको रिसर्चर टेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर रिसर्चर को लगता है कि टीवी पर ज्यादा वायलेंस देखने से अग्रेशन बढ़ता है, तो क्या होगा, तो वो एक हाइपोथेसिस बना सकता है जितना ज्यादा वायलेंस बच्चे टीवी पे देखेंगे उतना ज्यादा एग्रेशन दिखाएंगे। अब रिसर्चर को काम करना होगा, ये देखना होगा कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। इसी हाइपोथेसिस पे हमारी पूरी रिसर्च चलेगी और यही हाइपोथेसिस को हम बाद में टेस्ट करते हैं। तो बाद में ये हो सकता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी हाइपोथेसिस जितना ज्यादा वायलेंस हम टीवी पे बच्चे टीवी पे देखेंगे उतना ज्यादा अग्रेशन दिखाएंगे, ये सही हो सकती है, या गलत हो सकती है कि अग्रेशन दिखाने का रिलेशनशिप टीवी पे वायलेंस देखने से बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है, या है, ये भी हो सकता है। तो ये हाइपोथेसिस होती है। साइंटिफिक रिसर्च का जो सेकंड स्टेप है विच इज कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करना। मतलब अब रिसर्चर क्या करेगा, यहाँ पर जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, हमारी जो हाइपोथेसिस बनाई है हमने, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डेटा कलेक्शन से पहले रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्च डिजाइन बनाता है, मतलब एक तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिसमें वो पूरी स्टडी को स्टेप बाय स्टेप कैसे उसने पूरी स्टडी कंडक्ट करनी है आगे चल के, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब इस रिसर्च डिजाइन को बनाते समय रिसर्चर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस बेसिकली लेता है। सबसे पहला है कौन रिसर्च में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, मतलब रिसर्च में। ये रिसर्च डिजाइन का ही हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। पार्टिसिपेंट्स का मतलब है अगर स्टूडेंट्स पे रिसर्च हो रही है तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे, बच्चे होंगे, अडोलसेंट्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, मैनेजर्स आएंगे इसमें, क्लिनिकल पेशेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड या कोई भी ग्रुप जहाँ पर जिसके ऊपर वो अपना जो रिसर्च है वो कंडक्ट करना चाह रहा है। तो पहले तो ये पार्टिसिपेंट्स डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अग्रेशन स्टडी कर रहे हैं तो हम स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। अगर जॉब स्ट्रेस स्टडी कर रहे हैं तो ऑफिस वर्कर्स को पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। फिर आता है सेकेंड स्टेप कि डेटा कलेक्ट कैसे होगा, मेथड्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिसर्चर डिसाइड करता है कि कौन से मेथड्स को वो यूज करेगा। ठीक है, कौन सा, अब मेथड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशंस यूज करेगा, मतलब कि वो लोगों को देखकर नोट करेगा, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। क्या वो अपने जो भी रिजल्ट्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करेगा, क्या वो कोरिलेशन स्टडी करेगा, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखेगा, क्या वो केस स्टडी करेगा, किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के ऊपर डिटेल स्टडी करेगा। तो मेथड का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। फिर आता है कौन से टूल्स यूज होंगे, मतलब कि जो भी हमारा रिसर्च होने वाला है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं वो कैसे कलेक्ट करने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। इसका मतलब इंटरव्यूज होंगे कि ऑब्जर्वेशंस होंगे, क्या हम टेस्ट करने वाले हैं, क्या हम क्वेश्चनर्स यूज करने वाले हैं, रेटिंग स्केल्स, कौन से टेस्ट, मतलब कि टेस्ट भी है अगर तो कौन सा टेस्ट, रेटिंग स्केल्स कौन से वाले, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में भी कौन सा इंटरव्यू, ये सारी चीजें टूल्स में डिसाइड होंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर।
यहाँ पर रिसर्चर प्लान करता है कि टूल्स इंडिविजुअल बेसिस पे यूज़ होंगे कि ग्रुप्स बेसिस पे यूज़ होंगे, कि एक एक पर्सन के साथ हम लोग अलग से डेटा कलेक्ट करेंगे कि ग्रुप का एक साथ कलेक्टिवली कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्वेश्चन आयर्स होता है ना, ऐसे हम लोग क्वेश्चन आयर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी स्टडी करनी है तो हमने उसके एक पेज पे कुछ क्वेश्चंस लिख लिए एंड जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, या ऑप्शंस हम अपने हिसाब से जो भी हमारा उस समय डिसाइड होगा वाइल वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च। फिर हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को वो क्वेश्चन आयर्स दे दिए। अभी क्वेश्चन एज ग्रुप में भी फिल करवाए जा सकते हैं और इंडिविजुअली भी फिल करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमको ये डिसाइड करना है कि प्रोसीजर क्या होगा। इंटरव्यूज इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, तो ये सब डिसाइड होगा यहाँ पर। और इन सब प्लानिंग के बाद रिसर्चर एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उनके आंसर्स, बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सेस, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है और यही आगे चल के डेटा जो बनता है हमारा, उसको हम एनालाइज करते हैं। अब जब रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर लेता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, उस डेटा को समझना, यानी कि एनालाइज करना। ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन। एनालाइज का मतलब यही होता है कि डेटा को उस तरीके से देखना कि पता चले कि डेटा हमें क्या बता रहा है। एंड इसके लिए रिसर्चर क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करता है, जैसे ग्राफ्स बनाना, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। ग्राफ्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि डेटा ईज़िली उसमें हम अच्छे से देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं ग्राफ्स के ज़रिए डेटा को। तो इट ईज़ी टू एनालाइज ग्राफ्स, तो हम उसके थ्रू डेटा को समझ सकते हैं। डेटा एनालिसिस का जो मेन पर्पस होता है वो एक्चुअली होता है हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना। मतलब जो हमने रिसर्च के स्टडी में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बनाया था, हाइपोथेसिस क्रिएट करी थी, क्या वो सही निकली है कि गलत निकली है, इसको वेरीफाई करना। फाइनल कंक्लूजन निकालना कि रिजल्ट, जो रिसर्च हमने कंडक्ट करी है उसका रिजल्ट क्या आया है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो डेटा कलेक्शन के बाद रिसर्चर नंबर और पैटर्न्स को एनालाइज करता है, ग्राफ्स बनाता है, फॉर्मूलाज यूज़ करता है और फिर ये डिसाइड करता है कि रिसर्च का फाइनल रिजल्ट क्या निकला, हाइपोथेसिस सही निकली कि गलत थी। सी, रिसर्चर जब स्टडी शुरू करता है तो उसके पास पहले से उसने एक हाइपोथेसिस डेवलप करी होती है, जैसे टीवी पर वायलेंस देखने से बच्चों में अग्रेशन बढ़ता है। अब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद रिसर्चर ये देखता है कि डेटा का जो कंक्लूजन निकला है, क्या वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस या उसकी थ्योरी कंफर्म हो गई है। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हाइपोथेसिस को चेंज किया जाएगा या रिवाइज की जाएगी और नए हाइपोथेसिस बनाकर फिर से नया डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च का बेसिकली क्या है कि एक बार में ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो अगर रिजल्ट हाइपोथेसिस से मैच नहीं करता है तो रिसर्चर उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई या चेंज करके फिर से रिसर्च कर सकता है। एंड इसी वजह से साइंटिफिक रिसर्च को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोला गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा जो भी मैंने वीडियो में डिस्कस करा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विद दीज वीडियोज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।